हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में। तो आप कैसे, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखो बेटा, कल हमने आपको कुमाऊनी की भाषा और उसके बारे में अच्छी तरह से बता दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे, हम गढ़वाली के बारे में पढ़ेंगे। गढ़वाली की जो प्रमुख बोलियां हैं और उसके जो साहित्य हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपको रेगुलर ही यहाँ पर वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए ऐप पर। जैसे यहाँ पर लिख रखा है बेटा गढ़वाली बोली, यहाँ दे रखा है पहले की गढ़वाली बोली के पहले ये जानिए गढ़वाली बोली जो है वो किस लिपि में आती है और गढ़वाली बोली किस अपभ्रंश से आपकी विकसित हुई है। तो मैंने आपको बताया था शुरू की क्लास में, कई बार आपको मैंने बता दिया है कि जो शोरसेनी अपभ्रंश है, इस शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी गढ़वाली से पहाड़ी हिंदी हम कहते हैं, तो पहाड़ी हिंदी भी आपकी रखी जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों के अलग अलग आपके मत थे, तो एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे गढ़वाली बोली है तो कहा जाता है कि यह कौन बेटा, गढ़वाली बोली, यह भी देवनागरी में लिखी जाती है और जिसका विकास किससे माना जाता है बेटा, शोरसेनी अपभ्रंश से। यह जो बोली है, अगर पूछे आपसे कि गढ़वाली बोली किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको बताना बेटा किसमें, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और यह बेटा किसका, शोरसेनी अपभ्रंश का ही क्या होता है, शोरसेनी अपभ्रंश से क्या है, इसका विकास माना जाता है। क्या आप सभी को पता है कि जितने भी ये भाषाएं, जितनी बोलियां हैं, आपको ये किस किस लिपि में लिखी जाती है? नहीं पता तो मैं एक बार आपको देखो बताता हूँ, नोट कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में थोड़ा सा आपको अलग से नॉलेज देता हूँ जिससे एग्जाम में आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो अगर देखें बेटा यहाँ पर हम अलग से, तो सारी लिपि के बारे में जानते हैं कि पूछ लेता है कि भाई जैसे गढ़वाली की पूछ ली, गढ़वाली किस लिपि में लिखी जा रही है, तो हो सकता है पूछ लेगा संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है आपकी, या असमिया किस लिपि में लिखी जाती है। तो सारी भाषाओं के बारे में आपको बताता हूँ जो जो जिस लिपि में लिखी जाती है। जैसे मान लो मैं पॉइंट की बात करूं आपसे बेटा, तो एक तरफ आप लिख लो यहाँ पर क्या, भाषा, एक तरफ लिखना भाषा। ठीक है, एक तरफ जैसे यहाँ पर आप लिखोगे भाषा और एक तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, इनकी लिपि, एक तरफ हो जाएगी लिपि। जैसे मान लो उसने कहा आपसे कि संस्कृत, किसकी बात करी उसने बेटा, संस्कृत की बात करी, या उसने बेटा हिंदी की बात करी, ठीक है, या उसने आपसे बेटा नेपाली की बात करी। ठीक है, तो संस्कृत पूछ ले, हिंदी पूछ ले, नेपाली पूछ ले, या आपसे बेटा गुजराती पूछ ले, या आपसे मराठी पूछ ले। ठीक है, चाहे आपसे गुजराती पूछे, चाहे आपसे वो मराठी पूछे। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर उसने पूछ लिया आपसे कि जैसे संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है, गुजराती है, मराठी है, ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो सभी की सब ये जो है इनकी बेटा किस लिपि में लिखी जाती है, आपकी देवनागरी लिपि में। किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जबकि जो मेन पॉइंट है, मान लो उसने पूछा आपसे कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो मान लो अगर पंजाबी पूछेगा तो पंजाबी आपको बताना है गुरुमुखी लिपि में। किसमें बेटा, गुरुमुखी लिपि में। तो पंजाबी जो लिखी जाती है वो आपकी गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखें बेटा, तो आपसे पूछेगा उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो उर्दू भाषा जो लिखी जाती है वो आपकी फारसी अरबी लिपि में लिखी जाती है। किसे बेटा, फारसी अरबी लिपि में लिखी जाती है। मान लो अगर आपसे उसने पूछा, उर्दू ना पूछकर मान लो वो आपसे पूछ रहा है कश्मीरी किस लिपि में लिखी जाती है, कि कश्मीरी जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखना कश्मीरी आपकी फारसी में भी लिखी जाती है, कश्मीरी आपकी बेटा देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। ठीक है, और कश्मीरी बेटा आपकी शारदा लिपि में भी लिखी जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। मान लो उसने पूछा कि सिंधी जो भाषा है बेटा, ये सिंधी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो सिंधी भाषा जो लिखी जाती है बेटा आपकी, ये आपकी फारसी अरबी में भी लिखी जाती है। ठीक है, किसमें, फारसी और अरबी में भी, और साथ में बेटा आपकी देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। आगे अगर बात करें बेटा आपसे हम, तो अगर मान लो उसने पूछा कि ये बताइए कि जो तमिल है, तमिल किस लिपि में लिखी जाती है, मान लो उसने पूछा तमिल किस लिपि में लिखी जाती है, तो तमिल बेटा आपकी तमिल लिपि में ही लिखी जाती है। अगर उसने पूछा आपसे बताइए तेलुगु किस लिपि में लिखी जाती है, तो तेलुगु भी आपकी तेलुगु लिपि में लिखी जाती है। तो तेलुगु जो है वो तेलुगु में लिखी जाती है बेटा। मान लो उसने पूछा आपसे मलयालम, तो मलयालम पूछेंगे तो मलयालम भी आपका बेटा मलयालम में लिखी जाती है। मान लो उसने पूछा आपसे कन्नड़, कि कन्नड़ किस लिपि में लिखी जाती है, तो कन्नड़ भी आपकी बेटा कन्नड़ में ही लिखी जाती है। ठीक है, और जबकि बेटा उसने पूछा मणिपुरी, क्या पूछा आपसे
कि मणिपुरी किस लिपि में लिखी जाती है, तो मणिपुरी बेटा आपकी लिखी जाती है किस लिपि में, तो मणिपुरी लिखी जाती है आपकी मेताई लिपि में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मणिपुरी किस में लिखी जाती है, मेताई। जबकि आपका बेटा हम कह सकते हैं मैथिली, मैथिली की बात करें, ठीक है, या आपसे हम संथाली की बात करें, मैथिली संथाली, आपसे बेटा हम डोगरी की बात करें, ठीक है, ये सब की सब जो लिखी जाती है ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखना है कि अगर कोई सी भाषा के बारे में पूछे कि संस्कृत किस लिपि में, तो हिंदी में आपकी बेटा वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि हिंदी भी, नेपाली भी, गुजराती भी, मराठी, मैथिली, संथाली, डोगरी ये सब लिखी जाती है देवनागरी लिपि के अंतर्गत। जबकि पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी के अंतर्गत, उर्दू लिखी जाती है फारसी अरबी के अंतर्गत, जबकि कश्मीरी जो भाषा है ये लिखी जाती है आपकी फारसी, देवनागरी या शारदा लिपि, तीनों में लिखने को मिलती है। जबकि सिंधी भाषा भी देखेंगे तो ये फारसी लिपि में और अरबी में भी लिखी जाती है और साथ में आपकी देवनागरी लिपि के अंतर्गत भी लिखी जाती है। जबकि बेटा तमिल की बात करें तो तमिल आपकी तमिल लिपि में लिखी जाती है, तेलुगु आपकी तेलुगु लिपि में लिखी जाती है, मलयालम मलयालम लिपि में लिखी जाती है और कन्नड़ बेटा आपकी कन्नड़ में ही लिखी जाती है, और जबकि मणिपुरी आपकी मेताई लिपि में लिखी जाती है। तो जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि अगर गढ़वाली पूछेगा तो गढ़वाली किस लिपि में लिखी जाती है, आपकी गढ़वाली देवनागरी में, और जबकि कुमाऊनी भी जो लिखी जाती है वो भी आपकी देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। और जबकि ये जो सोर सैनी अपभ्रंश है बेटा, ये जो विकसित हुई है वो किससे विकसित हुई है, आपकी सोर सैनी अपभ्रंश से। और मैंने आपको कई बार बता दिया कि सोर सैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी विकसित हुई है, तो एक बार फिर रिवीजन के साथ मैं आपको बताता हूं बेटा कि अगर सोर सैनिकों को रिवीजन आपको करना चाहिए हर चीज का, जितनी बार रिवीजन करोगे तब ये चीजें आपको याद होंगी। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो सोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है आपकी, ठीक है, जो सोर सैनी अपभ्रंश से जो आपकी विकसित हुई है वो कौन कौन सी हुई है, तो देखो पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी भी आपकी सोर सैनी अपभ्रंश से, जबकि राजस्थानी हिंदी की बात करेंगे तो राजस्थानी भी आपकी किससे मानी जाती है, सोर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी पूछ ले या आपसे बेटा राजस्थानी हिंदी पूछ ले, ये सब की सब किससे मानी जाती थी, आपकी सोर सैनी अपभ्रंश से ही मानी जाती है। जबकि गुजराती हिंदी भी पूछ लेंगे बेटा कि गुजराती किससे हुई है, तो गुजराती भी सोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और जबकि पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी भी किससे मानी जाती है, आपकी सोर सैनी अपभ्रंश से ही मानी जाती है। ये बात क्लियर हुई बेटा। तो ये मैंने आपको बताया था कि कभी भी पश्चिमी हिंदी पूछे या आपसे राजस्थानी हिंदी पूछे या आपसे गुजराती हिंदी पूछे या आपसे पहाड़ी हिंदी पूछे तो ये किससे मानी जाती है, आपकी सोर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। और मैंने आपको एक और बताया था बेटा, आपका एक था आपका सोर सैनी अपभ्रंश हो गया, एक था आपका कौन सा, मागधी अपभ्रंश। आप बताइए सब जन बेटा, जो मागधी अपभ्रंश था इस मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी आई थी, तो मागधी अपभ्रंश से आपकी बेटा कौन कौन सी आई थी, आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी पूछेगा कि बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है, तो आपको सभी को बताना है बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से बतानी थी। असमिया पूछता तो भी यह मागधी अपभ्रंश से बताना था, ठीक है। उड़िया पूछेगा तो भी ये किससे बताना है, मागधी अपभ्रंश से। और जबकि आपसे बांग्ला पूछेगा तो भी किससे बताना था बेटा, ये भी आपकी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत थी, ठीक है ना। जैसे मान लो मागधी के बाद एक आपका अर्धमागधी अपभ्रंश था, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो आपकी विकसित हुई थी बेटा, कौन सी बेटा, अर्धमागधी अपभ्रंश से वो कौन सी आई थी, आपकी पूर्वी हिंदी। कौन सी, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी जो विकसित हुई है वो किससे हुई थी, आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई थी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जबकि एक मैंने आपको बताया था बेटा आपका ब्राचड़ अपभ्रंश, आपको बताया था ना ब्राचड़, तो ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आती है, आपकी सिंधी। कौन सी आती है, सिंधी। और कहीं कहीं आपको ब्राचड़ से पंजाबी भी मिलती है, कौन सी मिलती है, पंजाबी। और एक आता है आपका बेटा महाराष्ट्री, कौन सा आता है, महाराष्ट्री अपभ्रंश। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मैंने आपको बताया था वो कौन सी आई थी, आपकी मराठी, ठीक है। और एक था आपका पैसाची अपभ्रंश, कौन सा था आपका, पैसाची अपभ्रंश। और पैसाची अपभ्रंश से जो थी आपकी वो कौन सी थी, आपकी लहंदा थी। और साथ में आपकी कौन सी बेटा, पंजाबी। कौन सी, पंजाबी। तो ये चीजें आपको रिवीजन करते हुए चलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको हर भाषाओं का जो भी आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, तो हर जहां भी उसका थोड़ा सा टॉपिक आ करेगा उसका मैं आपका रिवीजन करवाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हुई बेटा कि अगर लिपि के बारे में पूछेगा तो मैंने आपको लिपि बता दी, जो मेन आपकी भाषा है उनकी लिपि पूछेगा तो आप बता देना, ठीक है। और पूछेगा आपसे बेटा अपभ्रंश की वजह, जहां पर ये सोर सैनी जो गढ़वाली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, कुमाऊनी पूछे तो भी आपकी किससे बतानी है, सोर सैनी अपभ्रंश से बतानी है। ऐसी गढ़वाली किससे हुई है बेटे, आपकी सोर सैनी अपभ्रंश से। और किस लिपि में लिखी जाती है, आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है।
अब बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो सब जने, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, हो गया ना। चलिए आगे अगर देखें बेटा, यहां पर इसे अगर जूम करते हैं तो हम फिर यहां पर इस पे आते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। आगे देखें तो इसमें दे रखा बेटा, हमने बताया गया कि गढ़वाली को प्राकृत भाषा का रूप, ठीक है, ये क्वेश्चन है यहां पर कि जो गढ़वाली है वो लिखी तो देवनागरी लिपि में जाती है और किस अपभ्रंश से विकसित हुई, आपकी शोरसेनी अपभ्रंश से। लेकिन अगर कभी पूछने लगा कि गढ़वाली किसे बेटा, गढ़वाली को प्राकृत भाषा का रूप माना था, वो किसने माना था, कि ये प्राकृत भाषा का रूप, प्राकृत भाषा आप जानते हो ना, प्राकृत भाषा ये मध्यकालीन, जो मध्यकालीन भारत आर्य भाषा थी, तो उसमें 3 भाषाओं का आपका ज्यादातर विकास हुआ था। 3 भाषा देखी जाती है मध्यकालीन जो भारत आर्य भाषा, उसे 3 कालखंडों में विभाजित करा गया था, जो पाली है, उसके बाद प्राकृत है, उसके बाद क्या आपकी बेटा अपभ्रंश है। तो ये मध्यकालीन भारत आर्य भाषा के अंतर्गत आती थी। तो ये प्राकृत भाषा, ये कहा गया कि जो गढ़वाली को प्राकृत भाषा का जो रूप माना था, मतलब कि जी प्राकृत भाषा की तरह जो मानी गई है, वो किस विद्वान ने मानी थी, वो मानी थी आपकी बेटा मैक्स मुलर ने। किसने मानी थी, मैक्स मुलर ने। ये पॉइंट याद रखना कि जो आपकी गढ़वाली है, गढ़वाली बोली है, इसको प्राकृत भाषा का जो रूप माना था, वो किसने माना था, मैक्स मुलर ने। और वो किस पुस्तक में माना था, उसका नाम था साइंस ऑफ लैंग्वेज। उस पुस्तक को याद रखना बेटा, उस पुस्तक का नाम क्या था, साइंस ऑफ लैंग्वेज। साइंस ऑफ लैंग्वेज में इन्होंने क्या काम करा था, मैक्स मुलर ने गढ़वाली भाषा को किस रूप में माना था, प्राकृत भाषा के रूप में माना था। और ये साइंस ऑफ लैंग्वेज किसकी पुस्तक बतानी है आपको, मैक्स मुलर की पुस्तक बतानी है। ठीक है, चलिए आगे देखोगे तो गढ़वाली भाषा का पहला नमूना, अगर कभी पूछे कि गढ़वाली भाषा का पहला नमूना, एक शासक था जिसका नाम था पवार शासक। ठीक है, और पवार शासक में कौन थे बेटा, एक जगतपाल। कौन थे आपके, जगतपाल थे, जो पवार शासक के थे, उनका नाम क्या था बेटा, जगतपाल। तो जगतपाल का एक देवप्रयाग ताम्रपात्र, उसका नाम क्या था बेटा, देवप्रयाग ताम्रपात्र को माना जाता है। किससे माना जाता है बेटा, को माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि अगर कभी पूछे आपसे कि भाई गढ़वाली भाषा का पहला नमूना किसको माना जाता है, तो याद रखना देवप्रयाग ताम्रपात्र को माना जाता है जगतपाल। ये किसने माना था बेटा, आपका जगतपाल ने। जगतपाल का क्या नाम है आपका, ताम्रपात्र है, उसका जगतपाल का एक था बेटा आपका ताम्रपात्र। तो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना, कभी भी पूछे गढ़वाली किस भाषा में लिखा हुआ था बेटा, ये गढ़वाली भाषा में लिखा हुआ था। और गढ़वाली भाषा का पहला नमूना अगर पूछे तो पवार शासक का कौन था बेटा, जगतपाल का। एक वो था देवप्रयाग ताम्रपात्र। ताम्रपात्र जो है वो किसका बेटा, जगतपाल का। इसी को ही गढ़वाली भाषा का पहला नमूना माना जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे तो बेटा ध्यान में रखना कि जो वेदमाला है, किसकी बात करूंगा आपसे बेटा, वेदमाला। अगर पूछे कि वेदमाला पुस्तक किसकी है, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, जो मेन आपके पॉइंट है। जो वेदमाला पुस्तक पूछेगा तो बताना बेटा हरिराम धस्म माना की। किसकी बताना, हरिराम धस्म माना की बताना है। अब ये जो मेन पॉइंट क्यों है, ये वेदमाला पुस्तक इतना मेन पॉइंट क्यों बना, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये गढ़वाली और साथ में वैदिक संस्कृत शब्दों की सूची दी गई थी। मतलब कहा जाता है कि जो वेदमाला है इस पुस्तक में देखा गया तो गढ़वाली और साथ में इसका बेटा वैदिक संस्कृत, इन दोनों भाषाओं का प्रयोग इसमें देखा जाता है। ये कहते हैं हरिराम दसवानी कि जो आपकी वेदमाला पुस्तक है, क्या है, वेदमाला पुस्तक है, उसमें गढ़वाली और एवं कौन सी आपकी वैदिक संस्कृत शब्दों की सूची दी गई है। मतलब कि इसके अंतर्गत आपको गढ़वाली, मतलब कि ज्यादातर ये माना जाता है कि जो गढ़वाली थी और जो आपकी वैदिक संस्कृत थी वो मिली जुली रूप माना गया था। कैसा रूप माना गया था, मिला जुला रूप माना गया था, कि आप चाहे गढ़वाली को ले लो या वैदिक संस्कृत ले लो, कुछ रूप ऐसे थे जो आपकी वैदिक संस्कृत से मिले हुए थे गढ़वाली के। तो इसलिए कहा जाता है कि वेदमाला किसकी रचना बेटा आपकी, ये हरिराम धस्माना की है। और इस पुस्तक में किसमें बेटा, इस पुस्तक में गढ़वाली एवं वैदिक संस्कृत शब्दों की क्या थी बेटा, सूची दी गई थी। क्या आप सभी को पता है कि जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है, इस भारतीय आर्य भाषा को कितने कालखंडों में विभाजित करा गया था? तो मैं एक बार आपको बताता हूं, यहां से आपके सन या समय पूछ लेता है तो उसे आप अच्छी तरह से लिखना। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनो। देखो बेटा, जो आपकी पॉइंट अगर बताओ आपको, ध्यान से सुनना। जो आपकी वैदिक, जो आपकी भारतीय आर्य भाषा थी आपकी, जिसे कहते हैं भारतीय आर्य भाषा, तो भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। कौन सी बेटा, जो आपकी भारतीय आर्य भाषा है उसको कितने खंडों में, 3 कालखंडों में। तो जो आपकी भारतीय आर्य भाषा,
तो इस भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपने प्राकृत शब्द देखा, वैदिक संस्कृत देखा, तो ये कहां से आए, इनका प्राचीन रूप क्या था वो बताता हूं। तो ये 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। पहला था आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पहला क्या था आपका बेटा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। दूसरा काल था इसका बेटा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें बेटा यह है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। कौन सा बेटा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, आर्य भाषा। अब इनके समय याद रखना बेटा कि ये समय पूछ लेता कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या था, कब से कब तक ये चला है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में जो भाषाएं थी वो कब तक चली है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो भाषाएं थी वो कब तक का विस्तार है। वो समय आपका निर्धारित है, वो आपको याद रखना है। जैसे मान लो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय बताया जाता है वो बताया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से आपका बेटा 500 ईसा पूर्व तक जो आपका चला वो कौन सा चला? आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। जबकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय पूछेगा तो बेटा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय। जबकि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय माना गया वो 1000 ईस्वी से लेकर का अब तक का जो समय है उसमें किसे रखा गया? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बेटा कि अगर पूछे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है तो आपको बताना 1500 ईसा पूर्व से कितना बेटा? 500 ईसा पूर्व तक। और आपसे पूछे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है तो आप सभी को बताना है कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और जबकि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय पूछे तो 1000 ईस्वी से आपको बेटा अब तक का बताना है, ठीक है। अब एक एक करके बताता हूं उसमें कौन कौन सी आपकी भाषा आई है। कि जैसे आपका पहला काल की बात करूं आपसे बेटा, कौन सा? प्राचीन, किसकी बेटा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय जो आपकी आर्य भाषा, इसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी या कौन कौन सी भाषा इसमें बताई गई हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका जो समय मैंने आपको बताया अभी, वो कितना बताया बेटा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय जो बताया वो क्या बताया मैंने आपको? 1500 ईसा पूर्व से कब तक चली बेटा? 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसको भी 2 कालखंडों में विभाजित करा गया है। मतलब कि इसमें 2 भाषाओं का जिक्र करा गया है जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत रखी गई थी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ये चली थी। पहली भाषा जिसका नाम अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है वैदिक संस्कृत। कौन सी बेटा? आपकी वैदिक संस्कृत, याद रखना, कौन सी? आपकी वैदिक संस्कृत। दूसरी जो है उसका नाम क्या बेटा? आपका लौकिक संस्कृत। कौन सी? आपकी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और दूसरी कौन सी? आपकी लौकिक संस्कृत। समझे मेरी बात? जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसको देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व चला। इसे दो कालखंडों में विभाजित करा, बांटा गया, जिसमें कौन कौन सी भाषा शामिल करी? वैदिक संस्कृत। दूसरी कौन सी करी इन्होंने बेटा? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को देखते हैं तो वैदिक संस्कृत जो आपकी चली है बेटा, ये जो वैदिक संस्कृत चली है इसका चलने का जो समय बताया गया है, किसका बेटा? वैदिक संस्कृत का जो समय बताया गया है चलने का, वो बताया गया है कि ये चली है आपकी 1500 ईसा पूर्व से। कब से बेटा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो चली है आपकी, 1000 ईसा पूर्व तक जो चली है वो कौन सी चली है? आपकी वैदिक संस्कृत। और जबकि बेटा लौकिक संस्कृत का समय देखेंगे तो यो 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है कब तक बेटे? आप 500 ईसा ईस्वी पूर्व तक। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर आपसे पूछे कि भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय तो आपको बताना 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। जबकि वैदिक संस्कृत का पूछे तो वैदिक संस्कृत जो चली है वो 1500 ईसा पूर्व से मतलब 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत चली आपकी 1000 ईसा पूर्व से आपकी 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कितनी आपकी बेटा आई भाषा? 2 भाषा आपको देखने को मिली, ठीक है। अगर बात करूं आपसे मैं, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में ये जो वैदिक संस्कृत है इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आपको दूं तो ध्यान से सुनना कि जो वैदिक संस्कृत है ना, ये
कैसी बेटा आपकी जो वैदिक संस्कृत है आपकी भाषा, इसका प्रयोग किया जाता था वैदिक साहित्य में। किसमें किया जाता था? वैदिक साहित्य में। इसलिए इसे नाम जो दिया गया वो क्या नाम दिया गया? वैदिक संस्कृत, क्योंकि इसका प्रयोग किया गया वैदिक साहित्य में, इसलिए इसको वैदिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीनतम रूप माना गया है, ठीक है, किसका? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीनतम रूप किस भाषा को माना गया, तो वो भी किसे बताना आपको बेटा? वैदिक संस्कृत को माना गया। इस वैदिक संस्कृत को कई नामों से पुकारते हैं। इसे हम बेटा वेदिकी भी कहते हैं, इसे वेदिकी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम छांस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या इसे हम बेटा छंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो नाम दिए थे ना, किसे? वैदिक संस्कृत को ये जो नाम दिए थे, ये देने वाले कौन थे बेटा? दो कवि थे, एक था बेटा यास्क और दूसरा कौन से थे आपके? पाणिनि। कौन थे बेटा? पाणिनि। तो दो कवि थे जिन्होंने वैदिक संस्कृत को वेदिकी या छांस आदि नामों से पुकारा। और वैदिक संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा मानी जाती है। इसका जो प्रयोग देखा गया वो तुम्हारे वेदों में देखा गया। अगर तुम्हें इस भाषा देखनी है तो जितने भी आपके वेद हैं, जैसे कि आपका अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, जितने भी उपनिषद हैं, तो जो देखो वैदिक संस्कृत नाम ही क्यों रखा? वेदों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का ही नाम क्या रखा गया? वैदिक संस्कृत, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग आपको कहाँ मिला? वैदिक संस्कृत में मिला, मतलब कि वेदों में मिला, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? वैदिक संस्कृत। इसे बेटा वेदिकी, छांस या छंस आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसमें बेटा इसके जो नाम दिए थे वो किसने दिए? यास्क और पाणिनि। जबकि बात करें बेटा जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत के बारे में अगर थोड़ी सी तुम्हें अगर जानकारी दूं, तो लौकिक संस्कृत कहा जाता है कि जो आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ना, कौन सी बेटा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा जो प्राचीनतम रूप माना गया है वो आपका लौकिक संस्कृत का ही माना जाता है। ये लौकिक संस्कृत ये लोक में इतनी प्रचलित हो चुकी थी, तभी इसका नाम रखा गया था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत ये वेदों में प्रयोग करी गई थी, इसलिए इसे वैदिक संस्कृत कहा गया। इसे लौकिक संस्कृत क्यों कहा गया? कि वो वेदों से निकलकर लोक में प्रचलित हो गई, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? लौकिक संस्कृत रखा गया। लौकिक संस्कृत को बेटा किसी व्यक्ति ने, किसी विद्वान ने खाली संस्कृत, या एक विद्वान था जिसने लौकिक संस्कृत को खाली किस नाम से पुकारा? लौकिक संस्कृत को संस्कृत या भाषा, संस्कृत या भाषा नाम से किसने पुकारा? अगर पूछे कभी भी कि लौकिक संस्कृत को संस्कृत या भाषा नाम से किसने पुकारा, तब आपको जवाब देना है जिसका नाम है बेटा पाणिनि, ठीक है। लेकिन वैदिक संस्कृत को खाली वैदिकी या छांस नाम से जो पुकारा, वो दोनों पुकारा था यास्क और किसने बेटा? पाणिनि ने। और जबकि लौकिक संस्कृत को संस्कृत या भाषा नाम से जो पुकारा, वो किसने पुकारा? आपका पाणिनि ने। पाणिनि की बेटा एक रचना है, अगर आपको याद होगा, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या है बेटा? अष्टाध्यायी। ये जो अष्टाध्यायी रचना है, ये वाकई में देखा जाए तो आपकी लौकिक संस्कृत में ही लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई रचना है, जो मैंने आपको अभी बताया। इतनी बात समझ में आई? दोबारा बताता हूं कि जो आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसमें दो भाषाओं का जिक्र करा है, एक तो वैदिक संस्कृत का, एक आपका लौकिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत का समय माना गया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जबकि लौकिक संस्कृत का समय माना गया 1000 ईसा पूर्व से लेकर बेटा कब तक? 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं? वैदिक संस्कृत की बात करें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीनतम रूप माना गया है वो वैदिक संस्कृत को ही माना गया है। इस भाषा का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया गया है, इसी कारण इसको वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत को विद्वानों ने, जैसे कि आपके यास्क और पाणिनि ने, इसे कई नामों से पुकारा। इसे वेदिकी नाम से पुकारा, इसे छांस नाम से भी पुकारा। तो कभी पूछे कि वैदिक संस्कृत को छांस नाम किसने दिया है, तो आप सभी को जवाब देना है किसे बेटा? आपके यास्क और पाणिनि दोनों व्यक्ति ने दिया है। जैसे हम आगे बढ़े तो वैदिक संस्कृत का जो प्रयोग ज्यादातर देखा गया वो किन ग्रंथों में देखा गया? तो जितने भी आपके वेद हैं, इन वेदों में जो प्रयोग की गई भाषा है वो आपकी वैदिक संस्कृत ही है। समय बीता, आगे बढ़े तो वैदिक संस्कृत लोक में प्रचलित हुई, इसी कारण इसका दूसरा नाम रखा गया वैदिक संस्कृत का लौकिक संस्कृत। और यही कारण है कि प्राचीन भारतीय भाषा का जो दूसरा प्राचीनतम रूप माना जाता है वह लौकिक संस्कृत को ही माना जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो लौकिक संस्कृत लोक में प्रचलित हो, इसी कारण इसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत को संस्कृत या भाषा नाम जो दिया था वो खाली किसने दिया था? पाणिनि ने। और पाणिनि की रचना थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, बेटा वो भी किसमें लिखी गई? आपकी लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई है। अगर पूछे कि भाई, अगर आपसे ये पूछे कि भाई लौकिक संस्कृत में या लौकिक में
प्रथम साहित्य, लोकी संस्कृत में साहित्य प्रथम जो ग्रंथ है, कि लोकी संस्कृत में लिखा गया जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है, कि लोकी संस्कृत में जो सबसे पहले प्रथम ग्रंथ माना गया है बेटा, वो प्रथम जो ग्रंथ माना गया है लोकी संस्कृत में सबसे पहले, तो वाल्मीकि की एक रचना है जिसका नाम है रामायण। ठीक है, ये जो रामायण है ना बेटा, रामायण जो है ये आपकी लोकी संस्कृत में लिखी गई है, और लोकी संस्कृत का प्रथम ग्रंथ साहित्य के रूप में इसे ही माना जाता है जो सबसे पहले लिखा गया। ठीक है, तो याद रखना रामायण किसकी बेटा, वाल्मीकि की। रामायण किसकी बेटा, वाल्मीकि की। वाल्मीकि की रचना है जिसे कहते हैं रामायण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जैसे हम बेटा आगे को चलते हैं, मतलब आगे देखते हैं, तो आगे अगर थोड़ी सी अगर तुम्हें मैं बात बताऊं इसमें थोड़ा सा नोट करके, एक काम करो पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे आगे चलते हैं तो आगे समय जो आता है वो किसका आता है बेटा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा होगी। अगला जो समय आया वो कौन सा है आपका, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। किसका है बेटा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषा आपकी आई, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, कौन सा बेटा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत देखेंगे तो इसे भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, मतलब कि इसमें भी 3 भाषा आपको देखने को मिली। पहली भाषा जिसे हम कहते हैं बेटा कौन सी, पाली। पहली कौन सी भाषा देखने को मिली इसमें, पाली। और पाली को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम प्राकृत। ठीक है, दूसरी इसमें जो हमें भाषा मिली पाली के बाद वो कौन सी आई आपकी बेटा, प्राकृत आई। और प्राकृत को बेटा हम द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी जो आई बेटा वो कौन सी आई आपकी, अभ्रंश आई। और अभ्रंश की बात करें तो बेटा अभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं, तृतीय प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मेन रूप से देखा जाता है तो मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है इसमें आपको 3 भाषाओं का जिक्र करा गया है। इसमें एक अवट्ट भाषा भी आती है, वो इसमें आपकी ऐड होगी थी, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो पाली का जो समय है, पाली का अगर तुम समय देखोगे तो बेटा ये जो स्टार्टिंग है, पाली के जो समय की स्टार्टिंग है वो बताई गई है भाई 500, कहां से, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, कहां तक बेटा, 1 ईस्वी का जो समय माना गया है वो पाली का माना गया है। जबकि प्राकृत का जो समय माना गया है वो 1 ईस्वी से, कहां से बेटा, 1 ईस्वी से आपका 1000 ईस्वी तक किसका माना गया है बेटा, आपका ये प्राकृत का माना गया है। जबकि 1000 किसकी बात करो बेटा, 1000 ईस्वी से किसका बेटा, 1000 ईस्वी से अगर देखें, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 1000 ईस्वी से लेकर अगर बात करो आपसे तो देखो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी नहीं, 500 ईसा पूर्व से, मैं थोड़ा सही करके लिख दो बेटा, थोड़ा सा वो हो गया है, थोड़ा गलती होगी, मैं सही करके लिखता हूं। जो कायदे में इसका समय है ना वो 500 ईसा पूर्व से माना गया कितना बेटा, 1 ईस्वी माना गया पाली का। और जबकि प्राकृत का माना गया बेटा 1 ईस्वी से आपका 1000 ईस्वी तक, कितना, 1000 ईस्वी तक। और जबकि प्राकृत का माना गया बेटा आपका 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से थोड़ा सा यहाँ जो समय है बेटा उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मैं भी सही करके लिखता हूं। और सही करके इसका समय देखें बेटा यहाँ पर, तो जो मेन रूप है देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो भारतीय, जो आपकी भारतीय आर्य भाषा है, कौन सी बेटा, जो आपकी भारतीय आर्य भाषा है, तो भारतीय आर्य भाषा का अगर समय तुम देखोगे तो भारतीय आर्य भाषा का समय जो है वो भारतीय आर्य भाषा में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। और जबकि यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो इसका 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो माना गया वो पाली का माना गया। किसका माना गया बेटा, आपका पाली का। और जबकि 1 ईस्वी से, यहां से याद रखना बेटा, 1 ईस्वी से अगर 500 ईस्वी पूछे, किसका पूछे, 500 ईस्वी, तो माना गया आपका प्राकृत का। और जबकि बेटा आपसे 500 ईस्वी से 1000 जो ईस्वी माना गया वो किसका माना गया, आपका अभ्रंश का। अब ये आपका सही हो गया, ध्यान से सुनना, जो थोड़ा सा इधर से इधर को हो गया था। तो पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है, जबकि प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 है, और जबकि बेटा अभ्रंश का है 500 से 1000 ईस्वी। ठीक है, इसमें अगर देखें तो एक भाषा आती है बेटा जिसका नाम है आपका अवट्ट भाषा। कौन सी आती है, अवट्ट भाषा। ठीक है,
इस अवट्ट भाषा की बात करूं तो अवट्ट भाषा का समय माना जाता है बेटा 900 ईस्वी से लेकर कितना आपका 1100 ईस्वी तक। मतलब ये कह सकते हैं कि अपभ्रंश पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाई थी, तब से ही अभट्ट का आगमन शुरू हो गया था। मतलब कि अगर देखा जाए तो अपभ्रंश और अभट्ट ये दोनों एक साथ भाषा चली है, और ये दोनों जो एक साथ भाषा चली है 100 वर्षों तक, 100 वर्ष तक ये दोनों एक साथ चली थी, अपभ्रंश और अभट्ट। अभट्ट भाषा को एक कवि थे जिनका नाम था राम कुमार वर्मा। कौन थे बेटा? राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने अभट्ट भाषा को बेटा कई सारे नामों से पुकारा। राम कुमार वर्मा ने अभट्ट भाषा को संक्रमण कालीन, अगर तुमने सुना होगा संक्रमण कालीन, संक्रमण कालीन भाषा, या इसको बेटा समक्रांतिकालीन भाषा, समक्रांति क्रांतिकालीन भाषा, समक्रांतिकालीन भाषा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर कभी पूछे कि अभट्ट भाषा को संक्रमण कालीन भाषा या संक्रांतिकालीन भाषा किस विद्वान ने कहा था, तो आपको बताना बेटा क्या? राम कुमार वर्मा को। ठीक है, जैसे पाली की बात करूं आपसे, तो जो पाली भाषा है ना बेटा, इस पाली भाषा का याद रखना कि पाली भाषा देश की प्रथम देश भाषा मानी जाती है। तो कभी अगर पूछे कि देश की प्रथम देश भाषा किस भाषा को कहा गया है, तो देश की प्रथम देश भाषा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? पाली को। किस भाषा को कहा जाता है बेटा? पाली को। और जबकि अगर पूछे कि पाली को देश की प्रथम देश भाषा कहा जाता है और ये बौद्ध धर्म की क्या मानी जाती है? एक धर्म भाषा। याद रखना, ये बौद्ध धर्म की एक धर्म भाषा मानी जाती है, बौद्ध धर्म की धर्म भाषा। तो कभी पूछे कि बौद्ध धर्म की धर्म भाषा किस भाषा को कहा गया, तो पाली को। और भगवान बुद्ध के बेटा, कौन बेटा? हमारे भगवान बुद्ध। जो भगवान बुद्ध हैं, इस भगवान बुद्ध के जितने भी सारे उपदेश हैं, सारे उपदेश ये सब के सब बेटा किस भाषा में थे? आपके पाली भाषा में ही थे। इतनी बात सुनाई। तो पाली भाषा देश की प्रथम देश भाषा कहा जाता है, और ये बौद्ध धर्म की एक धर्म भाषा है, और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश विकसित मानते पाली में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जबकि प्राकृत जो है बेटा, इस प्राकृत को देखो, पाली की अगर बात करूं तो एक थे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पाली को प्राणी प्राकृत भी कहा। अगर पूछे आपको कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पाली को किस नाम से पुकारा? तो इन्होंने कहा इसे बेटा ये क्या है? ये पुरानी प्राकृत। क्या है ये? पुरानी प्राकृत भाषा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते थे कि जो पाली है ये कैसी है? पुरानी प्राकृत है। तो इसलिए कहा जाता है कि पाली को पुरानी प्राकृत के नाम से किसने पुकारा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और जबकि प्राकृत की बात करूं आपसे बेटा, तो प्राकृत की अगर बात करें आपसे, तो बेटा ये जैन धर्म की एक धर्म भाषा मानी जाती है। किसकी बेटा? ये जैन धर्म की धर्म भाषा। अगर कभी पूछे, क्या पूछे? धर्म भाषा कभी पूछे तो आपको जवाब देना क्या बेटा? प्राकृत। और भगवान महावीर किसके बेटा? भगवान महावीर के जो सारे उपदेश है, महावीर के सारे उपदेश अगर की बात करें तो वो किस भाषा में? आपकी प्राकृत भाषा में ही है। और जबकि पाली भाषा में उपदेश किसने दिए थे? भगवान बुद्ध ने। और जबकि प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे आपके किसने बेटा? आपके किसने दिए थे? भगवान महावीर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आपका कौन सा आता है बेटा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करो तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में भी 3 आए थे। एक तो प्राचीन हिंदी, एक आपकी मध्यकालीन हिंदी, एक आपकी आधुनिक हिंदी। तो आपने यहां से क्या सीखा? अगर मैं आपको बताऊं कि मेन रूप से जो आपका वो भाषा है, या मेन रूप से जो आपकी बेटा मैंने बताई है अभी आपको, मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि अगर जिक्र करें हम यहाँ पर थोड़ा सा कि भाषाओं का अगर क्रम की बात करें ना, मेन रूप से, तो जो भाषाओं का क्रम है मेन रूप से, तो याद रखना जो भाषा का क्रम है वो मेन रूप से वो किसको माना गया है? तो जो भाषा का क्रम है ना मेन रूप से, तो कभी भी याद रखना मेन रूप से जो भाषा बनी है, पहले जो आई है आपकी कौन सी आई है? वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत। कौन सी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद वो कौन सी बनी है आपकी बेटा? लौकिक संस्कृत। कौन सी बनी है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद फिर आपकी बेटा कौन सी बना? आपको बताइए, पाली। पाली के बाद कौन सी? प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन सी आई बेटा? अपभ्रंश।
ठीक है। अभ्रंश के बाद देखेंगे तो कौन सी आई आपकी अवहट्ट, अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद देखेंगे तो बेटा आपकी प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद आपकी बेटा मध्यकालीन हिंदी, मध्य हिंदी। मध्य हिंदी के बाद कौन सी है आपकी बेटा आधुनिक हिंदी। तो मेन रूप से ये क्या है, हिंदी का एक विकास है, हिंदी का विकास का क्रम है कि हिंदी किन भाषाओं से गुजरी है। तो वैदिक संस्कृत पहले, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर आपका आधुनिक हिंदी। एग्जाम में इतना नहीं आता है, एग्जाम में खाली कहां से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में वो स्टार्ट करते हैं बेटा आपकी संस्कृत से, और संस्कृत के तुरंत बाद दे देते हैं बेटा पाली, और पाली के तुरंत बाद दे देते हैं प्राकृत, और प्राकृत के तुरंत बाद दे देते हैं बेटा अपभ्रंश, और अपभ्रंश के तुरंत बाद दे देता है आपका बेटा हिंदी। बस आपको एग्जाम में वो इतना ही लिखा हुआ मिलेगा। तो हिंदी जो मेन रूप से है वो कहां से गुजरी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आपका हिंदी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बेटा थोड़ा विस्तार था जो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी था, और ऐसे ही हर वीडियो में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हुआ चलूंगा, और ये अच्छी तरह आप नोट्स पर लिखना, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा मेन रूप से जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। अब देखो जरा यहाँ पर अच्छी तरीके से, अब इसे स्लाइड को हम पूरा करते हैं और इसे हम कंप्लीट करते हैं। चलिए बेटा, तो जैसे यहां दे रखा था कि यह गढ़वाली बोली जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरी बात कि यह विकास सोर्सनी अपभ्रंश से हुआ है। गढ़वाली को प्राकृत भाषा का रूप जो माना था मैक्स मुलर ने माना था, और ये किस पुस्तक में माना था, साइंस ऑफ लैंग्वेज में। गढ़वाली भाषा का पहला नमूना जो तैयार हुआ था वो पवार शासक जगत पाल, कौन सा बेटा, पवार शासक कौन सा था, जगत पाल। किसकी बात करो, जगत पाल का देवप्रयाग ताम्र पात्र, कौन सा था बेटा आपका, देवप्रयाग ताम्र पात्र को माना जाता है। इतनी बात समझ आई। दूसरा मैंने आपको बताया कि वेद वाला पुस्तक पूछेगा, तो वेद वाला पुस्तक आपको बतानी हरिराम धस्माना की है। इस पुस्तक में गढ़वाली एवं वैदिक संस्कृत शब्दों की सूची दी गई है। तो कभी अगर पूछे कि उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें गढ़वाली और वैदिक संस्कृत की सूची दी गई है, तो आपको बताना वेदमाला, और किसकी बेटा है आपकी हरिराम धस्माना की। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो आगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप बेटा ले सकते हो, ना तो आपको मैं इसकी पीडीएफ तो दे ही दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर आप फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे अगर चले बेटा यहाँ पर, तो अगला पॉइंट देखो यहाँ पर, गढ़वाली बोली को 8 भागों में बांटा जाता है। एक जॉर्ज ग्रेसन थे, जॉर्ज ग्रेसन ने जैसे कुमाऊनी को पढ़ा, हमने कुमाऊनी की बोलियों को पढ़ा कितने भागों में बांटा गया, तो ऐसे जॉर्ज ग्रेसन ने गढ़वाली बोली को कितने भागों में बांटा बेटा, 8 भागों में बांटा। तो कभी भी याद रखना, ये 8 की 8 तुम्हें बोली याद रखनी है। कभी भी पूछ सकता है कि श्रीनगरी जो है, नागपुरिया जो है, दसलोरिया जो है आपकी, बदावड़ी जो है आपकी, राठी जो है, मांझ कुमैया, ये आपको बताया था मैंने आपको, ये कुमाऊनी में भी पाई जाती है और गढ़वाली में। तो कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप किस भाषा को कहा जाता है, मंच कुमैया को कहा जाता है, ये मैंने आपको बता देता। सलाड़ी, ये आपका एग्जाम में पूछा गया बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊनी बोली नहीं है, तो ऑप्शन में सलाड़ी लिखा हुआ था बेटा, सलानी। तो याद रखना, इस सलानी आपकी गढ़वाली में आती है, जबकि टीहरयाली आपकी बेटा गढ़वाली के अंतर्गत आती है। तो ये जितनी भी बोलियां हैं ये सब बेटा गढ़वाली के अंतर्गत आती हैं, और जो हमने पढ़ी वो कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। तो पूछ लेता है कौन सी गढ़वाली है और कौन सी आपकी कुमाऊनी है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो कितनी बेटा ये 8, विस्तार की जरूरत नहीं है, ये विस्तार वगैरह नहीं पूछेगा आपसे, इसमें जो पूछने वाले थे मैंने आपको बता दिया। आगे देखो तो आपके टीहरयाली बोली जो है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जरा ध्यान से सुन लेना। जो टीहरयाली बोली है ये सेमी मुखम परिक्षेत्र है, कौन सा बेटा, एक सेमी मुखेम परिक्षेत्र है। तो सेमी मुखेम परिक्षेत्र में इसे रमोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रमोली। किस बोली को कहा जाता है, टीहरयाली बोली को। अगर देखा जाए तो तुमसे पूछेगा सेमी मुखम परिक्षेत्र में टीहरयाली को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किससे बेटा, रमोली के नाम से जाना जाता है। आगे देखोगे तो इसके अलग अलग नाम है। टीहरयाली को बेटा वडिया रगड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछे कि वडिया रगड़ी के नाम से किस बोली को जाना जाता है, तो टीहरयाली बोली को जाना जाता है। जबकि उत्तर काशी सीमा पर इस वाली बोली को जौनपुरी के नाम से जानते हैं। जबकि बेटा उत्तर काशी में इसे जानते हैं टकनूरी के नाम से। जबकि रवाई के क्षेत्र में इसे जानते हैं रवाल्टी के नाम से। तो ये बात याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी पूछे कि बताइए जो टीहरयाली बोली है उसे रवाई क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, तो रवाल्टी के नाम से। पूछे उत्तर काशी में टकनूरी के नाम से। पूछे आपसे उत्तरी काशी की सीमा पर किस नाम से जानते हैं, तो जौनपुरी के नाम से। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, तो मानक गढ़वाली भाषा माना जाता है। देखो एक होती है मानक गढ़वाली भाषा, ये जो मानक गढ़वाली भाषा
का प्रयोग जो है वो कहाँ पाया जाता है, मानक गढ़वाली भाषा कहाँ बोली जाती है। तो पूछा गया सवाल है, तो आपको बताना है टिहरी व श्रीनगर के आसपास की बोली को ही किस नाम से जाना जाता है, मानक गढ़वाली भाषा या मानक गढ़वाली बोली के नाम से उसे जाना जाता है। तो कभी भी अगर पूछे कि मानक गढ़वाली भाषा माना जाता है तो किस क्षेत्र में माना जाता है, तो टिहरी व श्रीनगर के आसपास की बोली को ही क्या कहा जाता है, मानक गढ़वाली भाषा कहा जाता है। आगे जैसे हम चलते हैं बेटा, तो आगे देखोगे तो गढ़वाली साहित्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो इनकी बोलियां होंगी, इतना इतना है नहीं इसमें आने वाला। गढ़वाली साहित्य की अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ माना जाता है। जैसे कुमाऊनी भाषा है, कुमाऊनी बोली का जो लिखित साहित्य माना जाता था वो 1800 के बाद माना जाता था। ऐसे अगर पूछा जा रहा है कि गढ़वाली का जो गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ माना गया वो कब से माना गया बेटा, 1750 ईस्वी से माना गया। किससे माना गया, 1750 ईस्वी से गढ़वाली का माना जाता है, जबकि कुमाऊनी का 1800 के बाद माना जाता है। आगे देखो तो गढ़वाली की प्रथम रचना मानी जाती है कि जो गढ़वाली बोली है, अगर पूछे कि इसकी जो प्रथम रचना है वो किसे मानी जाती है, तो बेटा गोरखवाणी को बहुत मोस्ट रचना है, क्योंकि पूछा गया है कि गोरखवाणी किसकी रचना है, तो गोरखवाणी किसकी बेटा, सुदर्शन साहा की। किसकी बेटा, ये सुदर्शन साहा की आपको बताना है। और ये गढ़वाली की प्रथम रचना मानी जाती है। कौन सी बेटा, गोरखवाणी। आगे देखो तो गढ़वाली बोली का प्रथम अगर नाटक की बात करें तो गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक है जय विजय। ये जय विजय जो है गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक है, जबकि द्वितीय नाटक माना जाता है भक्त प्रहलाद। कौन सा माना जाता है, भक्त प्रहलाद। जबकि गढ़वाली का प्रथम नाटक पूछेगा तो जय विजय, और द्वितीय पूछेगा तो भक्त प्रहलाद। जय विजय को सन क्या है, 1911 में बनाया, मतलब इसका जो समय है वो 1911 का है, और जबकि भक्त प्रहलाद का समय कितना बेटा, 1914 का है। तो ये कहा जाता है कि अगर कभी पूछे गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक, तो आपको बताना जय विजय, और दूसरा आपसे पूछे बेटा तो दूसरा बताना आपको भक्त प्रहलाद। इसके जो रचयिता थे जय विजय और भक्त प्रहलाद के, वो थे आपके भवानी दत्त थपलियाल। कौन थे बेटा, भवानी दत्त थपलियाल। कौन थे, भवानी दत्त थपलियाल। किसके, जय विजय और आपके भक्त प्रहलाद। तो कभी भी जय विजय और भक्त प्रहलाद पूछे किसके नाटक है, तो आपको बताना बेटा भवानी दत्त थपलियाल के। इन्होंने 1917 में टिहरी में सेमयोर नाट्य क्लब, बड़ा अच्छा पॉइंट अगर पूछ ले तो बता देना बेटा कि सेमयोर नाट्य क्लब की स्थापना किसने करी थी। तो बेटा सेमयोर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 में भवानी दत्त थपलियाल ने ही करी थी। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। आगे चलते बेटा, तो आगे देखो अगला कवि है लीलाधर कोटनाला। तो लीलाधर कोटनाला के बारे में मैंने क्यों लिखा कि इसकी सबसे मोस्ट रचना है गढ़वाली छंदमाला। क्या बेटा, गढ़वाली छंदमाला। तो कभी भी अगर पूछे कि गढ़वाली छंदमाला किसकी रचना है, तो गढ़वाली छंदमाला आपकी किसकी बेटा, लीलाधर कोटनाल की। और जो इन सभी रचनाओं में ये बहुत मोस्ट है बेटा, याद रखना। जबकि श्रीपुरी लीला पूछे तो भी इनकी है, गढ़ गीता पूछे, लीला प्रेम सागर पूछे, ये सब किसी रचना बेटा आपकी लीलाधर कोटनाल की। अगला कवि है बेटा तारादत्त गेरोला। तो तारादत्त गेरोला की बात करें तो बेटा इसकी एक मेन रचना जो एग्जाम पूछी गई थी सैदई। सैदई एग्जाम में पूछी गई है कि सैदई बेटा किसकी रचना है, तो आपको बताना है तारादत्त गेरोला की। और ये बेटा कहाँ, इनकी और रचना क्या है, गढ़वाली कवितावली। गढ़वाली कवितावली अगर पूछे किसकी रचना, तो तारादत्त गेरोला की। और जबकि एक मोस्ट रचना है सैदई। आगे बात करें बेटा गोविंद चातक। तो गोविंद चातक के बारे में पूछे तो गढ़वाली लोकगीत पूछे तो भी किसकी है, गोविंद चातक की, जो 1955 में इसका समय है। जबकि गढ़वाली एक संस्कृति अध्ययन पूछे तो भी किसकी बेटा, आपकी गोविंद चातक की है। ठीक है, ये कब है बेटा, 1968 में। तो याद रखना ये बहुत मोस्ट रचना होती है, जो मेन रचना मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे और जितने भी कवि हैं आपके उत्तराखंड में, उनके सारे के सारे कवि के बारे में आपको मैं रचनाओं को लेकर एक दिन आऊंगा जरूर। तो गोविंद चातक गढ़वाली लोकगीत पूछे तो गोविंद चातक की बतानी है, गढ़वाली एक सांस्कृतिक अध्ययन पूछे तो भी गोविंद चातक का बताना। जबकि हरिदत्त भट्ट, इनका उपनाम सिलेश के नाम से भी जानते हैं। कभी अगर पूछे कि सिलेश के नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो आप सभी को जवाब देना है हरिदत्त भट्ट को। इनकी पूर्ण तिथि में 19 सितंबर को राज्य में साहित्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखना, कभी भी पूछे कि राज्य में साहित्य दिवस के रूप में किसकी पूर्ण तिथि को मनाया जाता है, तो हरिदत्त भट्ट शैलेश की। ठीक है, इनकी रचना जो मेन है गढ़वाली को नया कदम, गढ़वाली को नयो कदम।
तो गढ़वाली को नयो कदम पूछे तो किसकी बतानी है? हरिदत्त भट्ट की। नौवत हरिधूप पूछे तो भी किसकी बतानी है? आपकी बेटा हरिदत्त भट्ट की। और गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पूछे, ये बड़ा मोस्ट है बेटा, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। और कॉल ऑफ द माउंटेन्स पूछे तो भी किसकी बेटा? आपकी ये इन्हीं कवि की मानी जाएगी, हरिदत्त भट्ट शैलेश की। तो गढ़वाली को नया कदम, नयो कदम या नौवत हरिधूम या गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य या कॉल ऑफ द माउंटेन्स, ये सब की सब जो रचना है वो किसकी बेटा? हरिदत्त भट्ट शैलेश की रचना है। आगे जैसे हम पूछते हैं बेटा, तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर है चंद्र कुमार बर्थवाल। तो चंद्र कुमार बर्थवाल का अगर मूल नाम की बात करें तो इन्हें कुंवर सिंह बर्थवाल के नाम से भी जाना जाता है, और या इसे चंद्र कुमार बर्थवाल भी कह सकते हैं। इनका जो मूल नाम है वो मूल नाम क्या बेटा? आपका कुंवर सिंह बर्थवाल। इनकी रचना है काफल पाकू गीत के रचनाकार की। काफल पाकू गीत के रचनाकार कभी पूछे कौन है तो आपको बताना बेटा कौन सा? कुंवर सिंह बर्थवाल। बहुत मोस्ट रचना है इनकी है कि बेटा काफल पाकू गीत। काफल पाकू गीत अगर पूछेगा तो किसकी बतानी है? आपकी चंद्र कुमार बर्थवाल की या कुंवर सिंह बर्थवाल की। इनके कविता संग्रह भी है जिसका नाम है हिमबंत। तो हिमबंत जो है इनके कविता संग्रह है। तो हिमबंत कभी भी अगर आपसे पूछे बेटा तो आप सभी को जवाब देना किसकी बताना बेटा? चंद्र कुमार बर्थवाल की बताना है। जबकि एक डॉक्टर उमा शंकर है बेटा, तो डॉक्टर उमा शंकर सतीश, इनकी रचना है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी। तो ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी अगर पूछेगा किसकी रचना है तो डॉक्टर उमा शंकर की। और जबकि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी है बेटा? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की है, जिनमें इन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करा था। ठीक है ना, याद रखना। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज ग्रेसन, जबकि ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी पूछेगा तो डॉक्टर उमाशंकर सतीश की बतानी है। आगे देखोगे तो अबोध बंधु बहुगुणा, तो ये कवि है अबोध बंधु बहुगुणा। तो इनकी रचना है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। तो कभी भी पूछेगी गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसकी रचना है तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पूछेगा तो बतानी बेटा अबोध बंधु बहुगुणा की। और जबकि ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी पूछेगा तो डॉक्टर उमाशंकर सतीश की। और जबकि गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पूछेगा तो अबोध बंधु बहुगुणा की। जो मोस्ट रचना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बेटा आगे जाते हैं तो एक आते हैं विद्यापति डोभाल। तो विद्यापति डोभाल के बारे में अगर जिक्र करें तो गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार अगर पूछे, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार अगर कभी पूछा जाए तो आपको बताना है विद्यापति डोभाल को ही बताना है। किसे बताना है? विद्यापति डोभाल को। तो ये गढ़वाल की पहली, गढ़वाली भाषा में पहली साहित्यकार जो मानी जाती है जिन्होंने लिखा वो कौन है? आपकी विद्यापति डोभाल। इनकी रचना बेटा अमृत की बूंद, मोस्ट रचना है कि अमृत की बूंद पूछेगा किसकी रचना है तो विद्यापति डोभाल की। एवरेस्ट के देवता पूछे तो बेटा एवरेस्ट के देवता भी इनकी है। और पगली का प्रलाप पूछे तो भी किसकी बतानी है? विद्यापति डोभाल की। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी विद्यापति डोभाल गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार है। और रचना अमृत की बूंदे, एवरेस्ट के देवता, पगली का प्रलाप। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। जैसे हम बेटा आगे चलते हैं तो आगे जैसे हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें कुछ चीजें यहाँ पर नजर आती है बेटा, जरा ध्यान से देखना।